1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुरारी एरिया में सब कुछ नॉर्मल था। लोग अपनी शॉप्स खोल रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और गली में यूजुअल मॉर्निंग एक्टिविटी चल रही थी। बुरारी के शांत नगर एरिया में रहने वाली भाटिया फैमिली भी लोगों को एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली ही लगती थी। फैमिली की एक ग्रोसरी और प्लाईवुड की शॉप थी। नेबर्स के साथ उनके रिलेशंस अच्छे माने जाते थे और एरिया में उनकी इमेज डिसिप्लिन्ड और रिलीजियस फैमिली की थी। लेकिन उसी सुबह कुछ अनयूजुअल नोटिस हुआ। फैमिली की शॉप एक्सपेक्टेड टाइम पर नहीं खुली। शुरू में किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि कभी कभी डिले तो हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे नेबर्स को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। कॉल का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और घर में अनयूजुअल साइलेंस भी था। सो वन ऑफ द नेबर गुरुचरण सिंह, जो ललित के फ्रेंड थे और उनके साथ नॉर्मल मॉर्निंग वॉक पे भी जाया करते थे, उन्होंने नोटिस किया कि आज ललित वॉक पे नहीं आया। एंड उन्होंने कॉल भी करा होगा बट एज़ यूजुअल किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। सो उन्होंने चेक करने के लिए उनके घर गए। जैसे ही घर के अंदर चेक करने गए, अंदर जाकर उन्होंने जो देखा उसने पूरे देश को शॉक कर दिया। एक ही फैमिली के 11 मेंबर्स डेड मिले। 11 में से 10 लोग फांसी लगाए हुए थे और एक मेंबर को रस्सी से बांधकर गला घोट के मार दिया गया था। सो कौन थे वो 11 मेंबर्स? सो फर्स्ट मेंबर ऑफ भाटिया फैमिली इज़ नारायणी देवी, जो कि 80 साल की है एंड जो दूसरे रूम में मिली थी, जिनका गला घोट के मार दिया था उनको। शी वॉज द मदर ऑफ भुवनेश, ललित एंड प्रतिभा। सो प्रतिभा भाटिया इज़ 57 ईयर ओल्ड, देन भुवनेश 50 ईयर ओल्ड एंड एल्डर सन ऑफ नारायणी देवी, देन ललित जो कि 45 ईयर के थे, देन सविता एंड शी वॉज अ वाइफ ऑफ भुवनेश, देन टीना शी वॉज 42 ईयर ओल्ड एंड जो कि ललित की वाइफ थी, देन प्रियंका विच इज़ ओनली डॉटर ऑफ प्रतिभा, देन नीतू जो कि 25 साल की थी और भुवनेश की बड़ी बेटी थी, देन मोनू, देन आता है ध्रुव एंड शिवम जो दोनों ही 15 साल के थे। ध्रुव भुवनेश का बेटा था एंड शिवम ललित का बेटा था। जब पुलिस घर के अंदर एंटर हुई तो जो उन्होंने देखा वो किसी नाइट वेयर से कम नहीं था। हॉलवे के अंदर 10 बॉडीज़ के साथ लटक रही थी, एक ही लाइन में, एक दूसरे से डेंजरसली क्लोज, जैसे कोई रिचुअल परफॉर्म किया गया हो। 2 आदमी, 6 औरतें और 2 टीनेजर्स, सबकी आईज कवर्ड थी, मुंह टेप से सील किया गया था, कानों में कॉटन स्टफ्ड था और कुछ बॉडीज़ के हाथ और पैर बंधे हुए थे। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो वो सीन। पूरे घर में साइलेंस, बस सीलिंग से लटकती हुई बॉडीज़। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, ये रैंडम अरेंजमेंट नहीं लग रहा था। एवरीथिंग लुक्ड प्लान्ड। बॉडी सीलिंग के मैश से लटकी हुई थी, ऑलमोस्ट सर्कुलर फॉर्मेशन में, जैसे किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया गया हो। पुलिस को क्राइम सीन पे 5 स्टूल्स मिली, सिर्फ 5, लेकिन बॉडीज़ थी 10। मतलब कुछ लोग सेम स्टूल शेयर कर रहे थे और ऑनेस्टली ये डिटेल थी केस को और टेरिफाइंग बनाती थी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये सब एकदम से पैनिक में कुछ नहीं हुआ, सब कोऑर्डिनेटेड था। और फिर पुलिस को एक और हॉरिफाइंग डिटेल नोटिस हुई, सबके फेसेस सेम बेडशीट के पीसेस से कवर किए गए थे, जैसे किसी ने डेलिब्रेटली एक यूनिफॉर्म रिचुअल क्रिएट किया हो। लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। घर के दूसरे रूम में 80 साल की नारायणी देवी डेड मिली। वो हैंगिंग पोजीशन में नहीं थी, वो बेड पे थी एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स उन्हें भी स्ट्रैंगल्ड किया गया था। ये डिटेल इन्वेस्टिगेटर्स को और कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि अगर ये कलेक्टिव सुसाइड था तो ग्रैंड मदर अलग रूम में क्यों थी, और अगर मर्डर था तो कोई स्ट्रगल साइंस क्यों नहीं थे। लेकिन इस पूरे हॉरर सीन में एक लाइव विटनेस भी था, टॉमी, फैमिली का पेट डॉग। वो टेरेस पे चेन से बंधा हुआ मिला, अलाइव, लेकिन हाई फीवर में। और सबसे क्रीपी बात, आज तक क्लियर नहीं हुआ टॉमी को किसने बांधा था, क्योंकि अगर रिचुअल में सब पार्टिसिपेट कर रहे थे तो लास्ट में डॉग को चेन से किसने बांधा। ये एक छोटी डिटेल लग सकती है बट मिस्ट्री केसेस में ऐसी छोटी डिटेल्स भी काफ़ी मैटर करती हैं। एंड इस केस में सवाल काफ़ी है लेकिन जवाब बहुत कम है। एक और सवाल जैसे उठता है कि भाई अगर ललित ने सबको बांधा था तो फिर ललित को किसने बांधा। एंड क्वेश्चंस लाइक दिस बुरारी केस को सिंपल सुसाइड थियरी से ऊपर ले जाती है, क्योंकि जब भी लगता है कि पजल सॉल्व हो गया, एक डिटेल फिर से सबको कंफ्यूजिंग बना देती है। ना ये डेथ्स 80 से 15 ईयर्स तक की रेंज में हुए थे। 15 साल के 2 बच्चे भी थे इसमें, विच इज़ इवन मोर शॉकिंग।
मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो, सीन इतना डिस्टर्बिंग और अनयूजुअल था कि भाई पुलिस ऑफिसर्स भी इनिशियली समझ नहीं पा रहे थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। फैमिली के ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स एक ही एरिया में मिले थे। घर के अंदर फर्नीचर प्रॉपरली अरेंज था, कोई साइंस ऑफ फोर्स्ड एंट्री भी नहीं थी, और कोई एविडेंस भी नहीं था कि घर में कोई आउटसाइडर आया हो या वायलेंट स्ट्रगल हुआ हो। सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड था। इसी वजह से केस नेशनल हेडलाइन भी बहुत जल्दी बन गया, क्योंकि ना आउटसाइडर आया है, ना कोई कुछ ऐसा फोर्स्ड एंट्री हुई है। सो ऐसा क्या हुआ कि 11 मेंबर्स को अपनी जान देनी पड़ी और पूरी फैमिली थोड़े टाइम में ख़त्म हो गई। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ था। लाइक न्यूज़ चैनल ने कंटिन्यूस कवरेज स्टार्ट कर दी, सोशल मीडिया पर थियोरीज फ्लड होने लगी। कुछ लोग इसे मास सुसाइड भी कह रहे थे, और कुछ सोच रहे थे कि पूरी फैमिली का ही मर्डर हुआ है, और कुछ लोग सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन भी दे रहे थे। लेकिन इन्वेस्टिगेटर ने स्पेकुलेशंस की जगह एविडेंस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। क्राइम सीन एग्जामाइन करते वक्त पुलिस को घर के अंदर मल्टीपल हैंड रिटन डायरीज और रजिस्टर्स मिले, विच वॉज द टर्निंग पॉइंट एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज ये डायरीज कोई नॉर्मल पर्सनल नोट्स नहीं थे। इनमें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे, डेली रूटीन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मेडिटेशंस लाइक एक्टिविटीज़ और फैमिली बिहेवियर के बारे में भी ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई थी। पुलिस को सबसे ज़्यादा शॉक तब लगा जब उन्होंने नोटिस किया कि डायरीज में लिखी कुछ कुछ चीज़ें घर के फाइनल सीन से क्लोजली मैच कर रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने डायरीज को क्लोजली मतलब ऑब्जर्व किया एंड केयरफुली स्टडी भी करा। टोटल मल्टीपल ईयर्स की एंट्रीज मिली थी, जिससे पता चला कि ये सब 1 या 2 दिन की बात नहीं थी। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन फैमिली के एक मेंबर पर फोकस होने लगी, ललित भाटिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ललित पहले एक नॉर्मल बिजनेसमैन था, लेकिन अपने फादर की डेथ के बाद उसका बिहेवियर ग्रेजुअली चेंज होने लगा। फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग ललित बिलीव करता था कि उसके फादर की स्पिरिट उसे गाइड करती थी। एंड जो डायरीज में चीज़ें लिखी थी वो हैंड राइटिंग एनालिसिस के बाद पता चला कि वो प्रियंका और नीतू ने ही लिखी थी, बट लिखी थी वो ललित के इंस्ट्रक्शंस पे ही लिखी थी, जो कि उसके फादर गाइड कर रहे थे ललित को। इनिशियली फैमिली ने शायद इस बिहेवियर को ग्रीफ या स्पिरिचुअली की तरह देखा, लेकिन टाइम के साथ ललित का इन्फ्लुएंस घर में काफ़ी स्ट्रांग हो गया। पुलिस को डायरीज में ऐसे नोट्स मिले जहां इंस्ट्रक्शंस लिखे गए थे, जैसे किस टाइम क्या करना है, कैसे प्रे करना है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है और कैसे रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं। कुछ एंट्रीज में ये भी मेंशन था कि अगर फैमिली कंप्लीट ट्रस्ट और डिसिप्लिन के साथ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगी तो सब कुछ बेटर हो जाएगा। इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल थी, किसी मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस या पब्लिक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट का एविडेंस स्ट्रांगली नहीं मिला, इसीलिए केस और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग बन गया। नेबर्स और रिलेटिव्स ने भी मोस्टली फैमिली को नॉर्मल ही डिस्क्राइब किया। फैमिली सोशल गैदरिंग्स अटेंड करती थी, बिजनेस हैंडल करती थी और फ्यूचर की भी प्लानिंग चल रही थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक फैमिली मेंबर की इंगेजमेंट की प्रिपरेशन भी हो रही थी। इसी वजह से लोगों के लिए ये समझना डिफ़िकल्ट था कि इतनी नॉर्मल दिखने वाली फैमिली के अंदर एग्जैक्टली चल क्या रहा था। जैसे जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और डायरी एनालिसिस सामने आते गए, इन्वेस्टिगेटर्स एक साइकोलॉजिकल एंगल की तरह लीन करने लग गए। उन्हें लगने लगा कि शायद फैमिली एक शेयर्ड बिलीफ सिस्टम और साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस के अंडर काफ़ी टाइम से रह रही थी। केस का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये था कि बाहर से सब कुछ बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रहा था, एक नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल सोशल लाइफ, लेकिन घर के अंदर एक धीरे धीरे एक ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड हो रहा था जिसके साइंस शायद किसी आउटसाइडर को कभी क्लियरली दिख ही नहीं पाए। और इसी वजह से बुरारी डेथ्स आज भी इंडिया के सबसे मिस्टीरियस और डिस्टर्बिंग केसेस में से काउंट की जाती है। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, पुलिस सिर्फ क्राइम सीन नहीं देख रही थी, वो फैमिली की कंप्लीट हिस्ट्री समझने की कोशिश कर रही थी। और इसी प्रोसेस में इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि ललित भाटिया में फैमिली में ग्रेजुअली एक सेंट्रल फिगर बन गया था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 2007 में अपने फादर की डेथ के बाद ललित का बिहेवियर नोटिसेबली चेंज होने लगा था। फैमिली मेम्बर्स बिलीव करने लगे थे कि ललित को उनके फादर की स्पिरिट गाइड करती थी। ये बात आउटसाइडर्स को स्ट्रेंज लग सकती थी, लेकिन घर के अंदर धीरे धीरे ये नॉर्मल बन चुका था।
पुलिस को डायरीज में ऐसे एंट्रीज मिले जहां कन्वर्सेशन फर्स्ट पर्सन में लिखी गई थी, जैसे कि कोई एल्डर फैमिली मेंबर इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। इन्वेस्टिगेटर्स बिलीव करते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन एलिजिडली ललित के थ्रू लिखे जा रहे थे। इन डायरीज में फैमिली मेंबर्स के डेली हैबिट तक मेंशन थे। किस वक्त उठना है, कैसे प्रे करना है, बिजनेस कैसे हैंडल करना है, फैमिली डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, सब कुछ डिटेल्ड फॉर्म में लिखा गया था। एंड सरप्राइजिंगली रिलेटिव्स और नेबर्स के अकॉर्डिंग फैमिली की लाइफ एक्चुअली इम्प्रूव होती हुई भी दिख रही थी। बिजनेस स्टेबल था, फैमिली फाइनेंशियली भी सिक्योर लग रही थी, घर में आर्ग्यूमेंट्स या पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट रेयरली नोटिस हुआ था। इसी वजह से किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अंदर साइकोलॉजिकली क्या चल रहा हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आई। पुलिस को लगा कि फैमिली का ट्रस्ट ललित पर इतना स्ट्रांग हो चुका था कि उसकी बातें क्वेश्चन करना ऑलमोस्ट बंद हो गया था। कुछ साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने बाद में इस केस को शेयर्ड डिल्यूजन या शेयर्ड बिलीफ सिस्टम जैसे टर्म्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आइडिया ये था कि एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट बिलीफ धीरे धीरे पूरी फैमिली की रियलिटी बन गया। डायरीज में कई जगह रीअश्योरेंस टाइप लाइंस लिखी थी, जैसे फैमिली को रिपीटेडली बताया जा रहा हो कि अगर इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली फॉलो किए गए तो सब सेफ रहेंगे और कोई हार्म नहीं होगा। इसी वजह से इन्वेस्टिगेटर्स को लगने लगा कि फैमिली शायद किसी डेंजरस एक्ट को फाइनल एंडिंग की तरह नहीं देख रही थी। उन्हें शायद बिलीव था कि रिचुअल कंप्लीट होने के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। केस का एक डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट ये भी था कि फाइनल इंसिडेंट से कुछ दिन पहले तक फैमिली कंप्लीटली नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रही थी। कुछ मेंबर फ्यूचर प्लानिंग कर डिस्कस कर रहे थे, सोशल इंटरेक्शन नॉर्मल थे, एक फैमिली फंक्शन की प्रिपरेशन भी चल रही थी। यानी बाहर से देखो तो सब कुछ नॉर्मल ही था, ऐसा कुछ अनयूजुअल नहीं लग रहा था। और इसी वजह से शायद बुरारी केस लोगों को इतना डीपली डिस्टर्ब करता है, क्योंकि ये स्टोरी किसी आइसोलेटेड क्रिमिनल की नहीं थी। ये एक नॉर्मल दिखने वाली फैमिली की स्टोरी थी जहाँ स्लोली एक बिलीफ सिस्टम रियलिटी से ज़्यादा पावरफुल बन गया। बुरारी केस में इन्वेस्टिगेशन टेक्निकली काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन पब्लिक के क्वेश्चन कभी कंप्लीट ख़त्म नहीं हुए। पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, डायरी एंट्रीज, क्राइम सीन एनालिसिस और साइकोलॉजिकल इवेल्यूशन को कंबाइन करके एक कंक्लूजन प्रिपेयर किया। इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग केस में आउटसाइडर्स के इन्वॉल्वमेंट का स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला। ना घर में फोर्स्ड एंट्री थी, ना रॉबरी के साइंस, ना ही किसी वायलेंट स्ट्रगल का क्लियर एविडेंस मिला हो। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन का फोकस कंटिन्यूसली फैमिली के इंटरनल साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट पर ही रहा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डायरी सिर्फ रैंडम स्पिरिचुअल नोट्स नहीं थी, उनमें ईयर्स तक रेगुलर एंट्री लिखी गई थी, जिसे इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि ये बिलीफ ग्रेजुअली बिल्ड हुआ था। कुछ एंट्रीज में ट्रस्ट, ओबीडियंस और रिचुअल्स को रिपीटेडली एम्फसाइज किया गया और फैमिली एलिजिडली इन इंस्ट्रक्शंस को सिंसियरली फॉलो कर रही थी। केस डिस्कस करते वक्त साइकोलॉजिस्ट ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया। कभी कभी स्ट्रॉन्ग इमोशनल डिपेंडेंस और अनक्वेश्चनेबल बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे लोगों की जजमेंट अफेक्ट कर सकता है, स्पेशली जब फैमिली स्ट्रक्चर क्लोज हो और एक डोमिनेंट फिगर की बात को एब्सोल्यूट ट्रूथ माना जाने लगे। बुरारी केस में भी इन्वेस्टिगेटर्स को लगा था कि कुछ सिमिलर पैटर्न डेवलप हुआ था, लेकिन डिस्पाइट ऑफिशियल कंक्लूजन्स पब्लिक थियरीज कभी रुकी नहीं। इंटरनेट पर आज भी लोग डिफरेंट एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन को इनकम्प्लीट मानते हैं, कुछ बिलीव करते हैं कि और डिटेल्स कभी पब्लिक ही नहीं हुई, और कुछ लोग अब भी सुपरनैचुरल थियरीज पर बिलीव करते हैं। लेकिन ऑफिशियली इन्वेस्टिगेटर्स का कंक्लूजन साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस और शेयर्ड बिलीफ सिस्टम की तरह ही पॉइंट करता है। केस का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि इस पर डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज़ स्पेशल्स, पॉडकास्ट एंड डिस्कशन ईयर्स तक बनते रहे, क्योंकि बुरारी डेथ सिर्फ एक शॉकिंग इंसिडेंट नहीं था, ये एक रिमाइंडर भी था कि कहीं कभी कभी डेंजरस सिचुएशन हमेशा बाहर से विजिबल नहीं होती। कभी कभी सब कुछ नॉर्मल दिखता रहता है जब तक सडनली बहुत देर ना हो जाए। बुरारी केस के बाद पूरे इंडिया में मेंटल हेल्थ, ब्लाइंड फेथ और साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस को लेकर काफ़ी डिस्कशन होने लगे। लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि क्या किसी फैमिली को इतने सालों तक किसी बिलीफ सिस्टम ने इतना डीपली अफेक्ट कर दिया था, और अगर हाँ तो किसी को पता क्यों नहीं चला। नेबर्स और रिलेटिव्स के इंटरव्यूज़ में एक कॉमन चीज़ बाहर सामने आई थी। सब लोग फैमिली को नॉर्मल डिस्क्राइब करते थे,
लाइक नॉर्मल फैमिली फेस्टिवल्स अटेंड करना, बिजनेस हैंडल करना, गेस्ट से पोलाइटली बात करना। क्योंकि जनरली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डिस्टर्बिंग सिचुएशंस में क्लियर वार्निंग साइंस होंगे, लेकिन बुरारी केस में बाहर से लाइफ ऑलमोस्ट ऑर्डिनरी ही लग रही थी। एंड आज भी ये केस इंडिया के मोस्ट डिस्कस्ड मिस्ट्री केसेस में काउंट होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस इंपॉर्टेंट नहीं थी, बल्कि वो साइकोलॉजिकल जर्नी भी इम्पॉर्टेंट थी, जो धीरे धीरे एक नॉर्मल फैमिली को कम्प्लीटली अलग रियलिटी में ले गई। और शायद इसी वजह से बुरारी केस लोगों को इतना डिस्टर्ब करता है। इसीलिए नहीं कि क्योंकि ये शॉकिंग था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये रियल था, एक रियल फैमिली, रियल हाउस, और एक ऐसी स्टोरी जिसमें आज भी बहुत से सवाल कम्प्लीटली आंसर नहीं हुए। इन माय ओपिनियन बुरारी केस ना कम्प्लीटली मर्डर था, ना कम्प्लीटली नॉर्मल सुसाइड। ये साइकोलॉजिकल कोलैप्स था। और ऑनेस्टली इस केस का सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि फैमिली को शायद लास्ट मोमेंट तक लग रहा था कि वो मरने वाले नहीं हैं। एंड मुझे लगता है कि ललित जेन्युइनली बिलीव करता था कि उसके फादर उसे गाइड कर रहे हैं, और धीरे धीरे पूरी फैमिली ने भी उसको उसकी रियलिटी को अपनी रियलिटी बना लिया। क्योंकि जब एक इंसान पे ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो लोग क्वेश्चंस पूछना बंद कर देते हैं, स्पेशली इंडियन फैमिलीज़ में। और 11 साल तक सेम चीज़ रिपीट हो तो डिल्यूजन भी नॉर्मल लगने लगता है। इसीलिए मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कोई आउटसाइडर इन्वॉल्व था। एंड क्राइम सीन भी बहुत ही इंटरनली कोऑर्डिनेटेड लग रहा है। डायरीज, रिचुअल सेटअप, नो स्ट्रगल, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। बट एक चीज़ मुझे आज भी डिस्टर्ब करती है कि अगर सब विलिंगली कर रहे थे तो लास्ट मोमेंट पे किसी ने रेजिस्ट क्यों नहीं किया, किसी ने स्क्रीम क्यों नहीं किया, किसी टीनेजर को भी ऐसे डर नहीं लगा। और यही वो पॉइंट है जो बुरारी को स्कैरी बना देता है, क्योंकि उन्हें शायद सच में लग रहा होगा कि भाई उन्हें कोई आके बचा लेगा, कि ये डेथ नहीं, ये एक रिचुअल है। और ऑनेस्टली अगर ये थियोरी सच है तो बुरारी घोस्ट स्टोरी से भी ज़्यादा हॉरिफाइंग है, क्योंकि इसका मतलब है कि ह्यूमन माइंड को मैनिपुलेट करना इंसान को मारने से भी ज़्यादा डेंजरस होता है। एंड यहाँ हम अपना केस ख़त्म करते हैं। एंड कमेंट योर थॉट्स कि आप क्या बिलीव करते हो। एंड या आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।